चलिए सब लोगों को गुड आफ्टरनून, राम राम, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। मैं रवि आप सब लोगों का इस सेशन में स्वागत करता हूं। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपना इंडियन इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2 हो जाएगा, बेसिक इकोनॉमिक्स का। ठीक है। सत्यम झा भाई, वंदे मातरम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों की, बच्चा पार्टी बताइएगा। नवीन, जय हिंद भाई, प्रणाम, जय हिंद। सत्यम झा भाई, जय हिंद। कैसे आप सब लोग? सौरभ, बिट्टू, नवीन, सत्यम। भारत माता की जय भाई, भारत माता की जय। सब बढ़िया हो आप लोग? रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा, आप सब लोग पढ़ रहे होंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप सब लोग। बिट्टू भाई कल इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कुछ इंटरनेट जो है ना वो कंसर्न था। ठीक है ना। इंटरनेट इशू था कुछ चीजें, और बार बार वो चीज हो रही थी। एफ वाली क्लास में भी आप सब लोगों ने ग्रुप के ऊपर मैसेज देखा होगा, मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर उनकी क्लास में भी मैंने बोला था। ठीक है कि इंटरनेट जो है ना वो कुछ इशू कर रहा है। और फिर वो बाद में फिर आपकी क्लास भी होती तो फिर वो कभी चलती फिर रुकती, कभी चलती कभी रुकती, उसके बजाय फिर हम आराम से। सत्यम जा, हम सब टेंशन में हैं, आप सही हो सर। क्या होगा भाई सत्यम, ऐसा क्यों भाई बोल रहा है भाई? अगर मैं सही हूं तो आप सब लोग टेंशन में क्यों हो गए भाई? क्या हो गया भाई सत्यम? रतुल, नवीन, जितने भी सारे लोग जुड़ रहे हैं सब लोगों को भाई साहब जय हिंद। हमने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किया था, नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस किया था, इकोनॉमिक के सेक्टर वगैरह के बारे में डिस्कस किया था, वो सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। हम यहां तक आपकी मिसलिनियस मतलब आपकी लास्ट 3 क्लास रह जाएंगी इस क्लास के बाद में। ये दिल मांगे मोर के ऊपर आज आपको जो है शाम तक जो है एक पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें हम स्ट्रेटेजी के हिसाब से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलो जी, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। अब भाई क्या हो गया? आपने ऐसा क्यों बोला? क्या हो गया भाई सत्यम? ऐसा क्या बिगाड़ दिया भाई मैंने तुम्हारा? सत्यम भाई फालतू की चीजें मत सोचो, मैंने हमेशा बोला आप सब लोगों को, धीरे धीरे चीजें पढ़ना स्टार्ट करोगे, उस इंसान का पेपर निकलेगा, उस इंसान का नहीं निकलेगा, वो सोचेगा यार हिस्ट्री में इतने क्वेश्चन कैसे आएंगे, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आएंगे, हायरा में इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे करूंगा कैसे नहीं करूंगा। तो वो सब लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग उसी कैटेगरी में हो, तो उसी कैटेगरी में जा रहे हो, तो आज ही पूछ लो मेरे से, पेपर कभी क्लियर होगा ही नहीं तुम्हारा। पेपर कैसे क्लियर करना है, कैसे पढ़ना है, इसकी स्ट्रेटेजी मैं हर दूसरे दिन क्लास में बताता हूं, उसके बावजूद भी तुम्हारे पास भाई घूम फिर के यही क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है कि मैं जो बताने की और जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको नहीं मानना है। नहीं मानना बेटा तो भुगतोगे, है ना। अगले वाले इनटेक में स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे। ठीक है। फॉलो जरूर करनी पड़ेगी एक दिन, अगर वाकई में वर्दी चाहिए है तो। चलो जी, हम पढ़ने वाले बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का बात क्या होता है? प्लानिंग इकोनॉमिक का तो सिंपल सी बात है भाई, जो पैसे से संबंधित होगा और लोगों का जीवन कैसे होता है उसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। लेकिन प्लानिंग क्या होता है? आप सब लोग प्लानिंग करते हैं। जैसे आप सब लोगों ने प्लानिंग की 12th के बाद में कि भाई साहब मुझे एयरफोर्स का जो है ना पेपर देना है, मेडिकल असिस्टेंट का पेपर देना है, आर्मी का पेपर देना है, ऐसे ऐसे आपने सब लोगों ने प्लानिंग की, सिंपल सी बात है ना। तो उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए आपने फॉर्म भरा। उसके बाद आपने क्या किया, या उससे पहले आपने क्या किया? कोई बैच देखा, पीडब्ल्यू देखा, आपने बैच लिया, आपने पढ़ा, फॉर्म फिल किया। तो ये सब किसके हिस्से हैं? प्लानिंग के हिस्से हैं। और आप लोगों के पास जितने सारे रिसोर्सेज हैं आप उनको यूज करोगे। रिसोर्सेज कहने का मतलब आपके पास कोई किताब है तो आप किस किताब से पढ़ रहे हो, कोई कोई पीडीएफ से पढ़ रहा है, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, कोई यूट्यूब से पढ़ रहा है, कोई पेड कोर्स लेके पढ़ रहा है, कोई ऑफलाइन पढ़ रहा है। तो जो भी रिसोर्सेज है उसको हम कैसे यूज करेंगे? हम मैक्सिमम यूज करेंगे। हम उस रिसोर्सेज क्या करेंगे? मैक्सिमम यूज करेंगे। मतलब आपके पास किताब है तो आप पूरी किताब पढ़ने की कोशिश करोगे, आपके पास बैच है तो पूरा बैच पढ़ने की कोशिश करोगे, है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि एक इंसान के पास या एक देश के पास रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है कि एक पेड क्लास है, एक बुक है या 2 बुक है, ऐसा तो है नहीं कि अल्टीमेटेड पेड क्लास है, अल्टीमेटेड बुक्स है, नहीं। आपके पास रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो रिसोर्सेज अगर बात करें, ठीक है ना,
कम होंगे तो कम रिसोर्सेज को हम कैसे यूज करें कि हमारा मैक्सिमम फायदा हो। आपका मैक्सिमम फायदा क्या होगा? आपका मैक्सिमम फायदा ये होगा कि जी आपको वर्दी मिल जाएगी। तो यही चीज तो क्या कहलाती है? प्लानिंग कहलाती है। कि भाई आपको, आपके पास मान लो कि 100 रुपए है और आपको 100 रुपए है, आपको चॉकलेट भी खानी है, आपको चिप्स भी चाहिए, आपको कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, आपको कुछ पैसे बचाने भी हैं, तो आप उसके हिसाब से पैसे क्या क्या करोगे? खर्च करोगे, है ना। अगर 100 रुपए है तो आप 200 जो है ना एमएल वाली जो है छोटी 10 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक ले लोगे। 20 रुपए के चिप्स के पैकेट की बजाय 5 रुपए का चिप्स का पैकेट ले लोगे। 10 रुपए की चॉकलेट की बजाय आप लोग 2 रुपए की चॉकलेट लोगे या 5 रुपए की चॉकलेट लोगे, है ना। तो आपको कितने रुपए बचाने उसके हिसाब से आप प्लानिंग करते चलोगे। तो कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग का मतलब ये होता है कि कोई इंसान सोचेगा। तो ऐसे ही हर एक देश में होता है कि मैं आगे आने वाले साल में क्या क्या करूंगा, कैसे देश के लोगों का भला करूंगा, कैसे मेरा देश आगे जाएगा, कैसे मैं इसमें विकास लेकर आऊंगा। तो अगर ऐसा कोई प्लानिंग कर रहा है कोई भी देश, तो उसको हम क्या बोल देंगे? इकोनॉमिक प्लानिंग बोल देंगे। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग को हम क्या बोल देते बेटा? सबको पता होना चाहिए। इसी को हम क्या बोल देते? 5 ईयर प्लान बोल देते। क्या बोल देते? 5 ईयर प्लान। तो आपसे कोई पूछे जी बताइए 5 ईयर प्लान हमने किस देश से लिया? तो याद है ना, यूएसएसआर से, जो आज की डेट में क्या है? रशिया है। तो आपसे कोई पूछे कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से अपनाई है? तो आप क्या बोल दोगे? क्या बोल दोगे? पंचवर्षीय योजनाएं हमने किससे अपनाई है? तो आप क्या बोल दोगे? सर रूस से अपनाई है। किससे अपनाई है? रूस से अपनाई है। ठीक है, ठीक है जी। याद रखना, भारत के अंदर औद्योगिक नीति कब आई थी? पहली औद्योगिक नीति, पहली इंडस्ट्री पॉलिसी कब आई थी? तो 1948 में आई थी, याद रखना। तो 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति आई थी। उसके बाद अगर बात करें तो काम करना स्टार्ट हुआ था। ठीक है सचिन यादव, फालतू भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैंने हर क्लास में बताई है प्लानिंग, इसका मतलब तू क्लास नहीं ले रहा है भाई, ठीक है ना। ठीक है, और मैंने पहले 20 बार बता रहा कि अगर तू मेरी क्लास में आ रहा है भाई, सब कोर्स पढ़ा रहा हूं, टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो पहले पढ़ ले चुपचाप, ठीक है। तो सचिन यादव भाई, बहुत प्यारी सी और सिंपल सी भाषा में बोल रहा हूं, पिछली वाली क्लासेस देख ले अगर नहीं देखी है तो। मैंने बहुत बार बता चुका हूं प्लानिंग, स्ट्रेटेजी वगैरह, ठीक है। और इतना ही तेरे को भाई साहब सिलेक्शन लेना है तो तू पहले क्लास ले पहले मेरी, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछे कि भाई भारत में सबसे पहले कौन ऐसा बंदा था, भारत में सबसे पहले ऐसा कौन ऐसा बंदा था, ठीक है ना, जो बेसिकली जिसने प्लानिंग के बारे में बात की। तो भारत के अंदर सबसे पहले बंदा था यार सर एम विश्वेश्वरैया। तो आपसे कोई पूछे सर एम विश्वेश्वरैया साहब कौन थे, तो एस विश्वेश्वरैया साहब भारत के अंदर पहले पर्सन थे जिसने प्लानिंग के बारे में बात की थी, ठीक है ना। तो याद रखना था, ठीक है। और इन्हीं के डे को जो है हम क्या बनाते हैं? इंजीनियर्स डे बनाते हैं। एक्चुअली एम विश्वेश्वरैया साहब भारत के प्रमुख इंजीनियर थे। क्या कोई बताएगा जरा हम इंजीनियर डे कब बनाते हैं? क्या कोई बताएगा जरा हमें इंजीनियर डे हम कब बनाते हैं? इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब होता है, पहली बात तो भाई साहब स्पेलिंग सही कर लो, ठीक है भाई सचिन। आपकी वोकैब भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, ऐसे पेपर क्लियर नहीं होगा अगर हालत ऐसी है तुम्हारी इंग्लिश की। तो इंडस्ट्री पॉलिसी क्या होता है कि जितनी भी सारी इंडस्ट्री लगेंगी, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ लगेगी, कितना पैसा दिया जाएगा, उन सब के लिए पॉलिसी होती है। तो भारत की पहली पॉलिसी जो इंडस्ट्री पॉलिसी आई थी वो आई थी 1948 के अंदर, ठीक है। तो याद रखना, बताना भाई साहब कब लोग हम इंजीनियर्स डे बनाते हैं? अभी तक तो आप सब लोगों ने आंसर बता देना चाहिए था। अब बताओ तो गूगल करके बताओगे, अब रहने देना, मत देना अब आंसर, अब आंसर मत देना। तो 15 सितंबर को हम क्या बनाते हैं? इंजीनियर्स डे बनाते हैं। 15 सितंबर, 15 सितंबर को हम क्या बनाते हैं? 15 सितंबर को आपका इंजीनियर्स डे बन जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर पहला कोई ऐसा, तो ये क्या था बेटा? पहला प्रयास था, याद रखना। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि सर फर्स्ट प्लानिंग का जो प्रयास जो किसने किया था, तो किसने किया था? याद रखना, एम विश्वेश्वरैया साहब ने किया था। किसने किया था? एम विश्वेश्वरैया साहब ने किया था, ठीक है। इसके बाद आगे चीजें चलती गई। आपसे कोई पूछे सर बॉम्बे प्लान, तो बॉम्बे प्लान कब था? तो याद रखना, बॉम्बे प्लान आया था 1944 में। 44 लिख लेना बेटा, बॉम्बे प्लान। अब बॉम्बे प्लान में क्या था? बॉम्बे प्लान में 8 देश के 8 बड़े उद्योगपतियों ने काम किया था कि जी हम बॉम्बे प्लान आएंगे। ये भी सरकार ने नहीं मांगा। एक सरकार को जो है ना प्लानिंग दी एस एन अग्रवाल ने 1944 में। इसको जो है उसने क्या बोल दिया? गांधीयन प्लान बोल दिया। तो आपसे कोई पूछे बॉम्बे प्लान कब आया, आपसे बोलो सर 1944 में है। आप बोलो सर गांधीयन प्लान कब आया? गांधीयन प्लान भी 1944 में आया। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलूं कि हमें कहीं घूमने जाना है, हमने कभी कहीं घूमने जाना है, मैं आप लोगों से बोलता हूं कि अपन सब लोग घूमने जाएंगे। तो मैं पूछूंगा बताओ भाई कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे कैसे जाएंगे, कितना कितना खर्चा होगा। आपने बोला सर केरल चलते हैं। तो किसी एक ने प्लान दिया केरल का, सर हम केरल चलेंगे। किसी ने बोला नहीं सर केरल नहीं चलेंगे, गोवा चलेंगे, ठीक है ना। किसी ने बोला अरे नहीं सर केरल गोवा में कुछ नहीं लिखा हुआ, हम जाएंगे सर वैष्णो देवी जाएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हर एक इंसान जो है
वो मुझे अपना प्लान बता रहा है कि ऐसे है, तो ऐसा ही देश में हो रहा था। लेकिन फाइनल प्लानिंग क्या होगी, मैं डिसाइड करूंगा, मैं आप सब लोगों से डिसाइड करूंगा, या फिर मैक्सिमम लोग जो चाहते हैं अपने ग्रुप के, उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे, उसी के हिसाब से प्लानिंग करेंगे। हमारा सारा बजट देखेंगे, कितना पैसा है, कितना ट्रेवल, कितने दिन की छुट्टी है, कितना ट्रेवल हम कर सकते हैं, एक्स वाई जेड वगैरह। ऐसा ही, ऐसा ही, क्योंकि देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन सबको पता था कि देश आजाद होने वाला है। तो जैसे ही देश आजाद होगा, तो हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो लोग अपनी अपनी प्लानिंग दे रहे थे, अपने अपने आइडिया देते थे। जैसे कि सबसे पहले आइडिया किसने दिया, एम विश्वेश्वरैया साहब ने आइडिया दिया कि भारत के अंदर एक प्लान्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। भारत कभी भी आजाद हो सकता है, तो भारत देश की एक प्लान्ड इकोनॉमी होनी चाहिए कि कैसे काम करेंगे। सबसे पहले गरीबी दूर करेंगे, शिक्षा दूर करेंगे, शिक्षा में कमी लेकर आएंगे, है ना, जो भी है वो सारी की सारी जो कमियां हैं वो दूर करेंगे, एक्स वाई जेड वगैरह, ठीक है ना। तो वो सारा का सारा, तो ये सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, एम विश्वेश्वरैया साहब ने। उसके बाद बॉम्बे प्लान आया, बॉम्बे प्लान में यही बात हुई। तो ये सरकार को प्लान दिए जा रहे थे, लेकिन सरकार ने कोई प्लान नहीं माना, सब सरकार को आइडिया दे रहे थे। जैसे 1944 में बॉम्बे प्लान आ गया, तो बॉम्बे प्लान क्या था, शहरों के लिए था। 1944 में गांधीयन प्लान आया, गांधी जी हमेशा किसके बारे में बात करते थे, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बात करते थे, तो गांधीयन प्लान हो गया। फिर एम एन रॉय साहब आए, बोले सर ऐसा थोड़ी ना है कि बॉम्बे प्लान लागू करोगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे शहरों में लोग हैं, ऐसा तो नहीं, गांव में लोग हैं। और अगर आपने लागू कर दिया गांधीयन प्लान, तो इसका मतलब तो ये है कि आप गांव के ऊपर फोकस कर रहे हो, लेकिन शहर तो लोग तो जो है वो शहरों में भी रहते हैं। तो ये बॉम्बे प्लान जो है वो शहरों को सपोर्ट कर रहा था, और गांधीयन प्लान गांवों को सपोर्ट कर रहा था। बोले सर इन दोनों का मिक्सअप हो जाए तो कुछ अच्छी बात बन जाए। तो 1945 में एम एन रॉय साहब क्या लेकर आए, पीपल्स प्लान लेकर आए। पीपल्स प्लान कि सर लोगों को क्या जरूरत है, लोगों को क्या नीड है, उसके हिसाब से आप प्लान लेकर आओ। अब इसके सब कुछ, तब तक अगर बात करते 1950 आ गया, 1950 में जेपी नारायण, ठीक है ना, उन्होंने बोला सर्वोदय पहले, मतलब सबका साथ सबका विकास जो होता है सर्वोदय, सर्वोदय का मतलब क्या होगा, सबका उदय, सबका विकास होना चाहिए, हमें ऐसा प्लान लेकर आना चाहिए। सरकार बोले कि भाई साहब अब देखो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो इसलिए सरकार ने क्या बोला कि जी 15 मार्च 1950 को, सरकार ने 15 मार्च 1950 को किसका किसका अगर बात करें तो डेवलपमेंट कर दिया, प्लानिंग कमीशन का डेवलपमेंट कर दिया। तो आपसे कोई पूछे कि प्लानिंग कमीशन कब आया, तो आप क्या बोलोगे सर, 15 मार्च 1950, मतलब आज ही की डेट में आया था, 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन आया था, याद रखना जरा, ठीक है। फिर एक एनएसएसओ बना दिया, एक सीएसओ बना दिया, एक एनडीसी हो गया। तो याद रखना एनडीसी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई पूछे जाए कि जो ये 5 ईयर प्लान बनते थे, इसके ऊपर फाइनल मोहर कौन लगाता था, 5 ईयर प्लान को फाइनल अप्रूवल कौन देता था, तो कौन देता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देती थी। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देती थी, जो भारत में 5 ईयर प्लान को क्या करते थे, लागू करते थे। आप बताओ किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताइए। ना आप लोग कमेंट आ रहे हैं, ना आप लोग कुछ बोल रहे हो, ना कुछ बता रहे हो, है ना, ऐसे बुत बन के बैठे हो। तो भाई कोई है क्लास में, ठीक है। चलिए बिट्टू यादव ने थम्स अप भेज दिया कि यस सर ठीक है। ईश्वर सत्यम, ठीक है, ओके भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भारत में याद रखना था, प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी सर, 15 मार्च 1950 में हुई थी, याद रखना पहली बात। तो दूसरा, पहली पंचवर्षीय योजना कब चली थी, 1951 से 1956, आपको ईयर याद रखने हैं। पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट होती है बेटा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट होता है, 1951 से 56, ठीक है ना, ठीक है, याद रखना था। प्लानिंग कमीशन के पहले, तो प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, भारतीय प्रधानमंत्री। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। तो कहने का मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बतेरा कब प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया, तो आप क्या बोलोगे सर, किस साल में रिप्लेस किया, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। अच्छा आप बोलोगे सर ये नीति आयोग क्या है, और फिर प्लानिंग कमीशन को हमने बंद क्यों किया। देखो बेटा कुछ नहीं है, दोनों सेम ही चीज है। नीति आयोग कुछ नहीं है, नई बोतल के अंदर पुरानी शराब है, इतनी सी बात लगा लीजिए। मतलब सिंपल सी बात ये है कि सर है वही चीज, बस उसका रंग रोगन पेंट वेंट कर दिया, वो नीति आयोग हो जाएगा। प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, प्लानिंग कमीशन में हम 5 साल के लिए काम करते थे, 5 साल के लिए आगे का। नीति आयोग बोलते सर हम 15 साल के लिए सोच रहे हैं, जैसे हम 2005 में हैं, तो 2005 से 2010 के बारे में बात करेगा प्लानिंग कमीशन, लेकिन यहां पर हम 2005 में, तो नीति आयोग बात करेगा 2020 तक हमारे देश में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। तो ये बेसिकली 5 साल के लिए सोचता था प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग 15 साल के लिए काम करता है। अच्छा दोनों सिर्फ आइडिया दे सकते हैं, प्लानिंग कमीशन सरकार को आइडिया दे सकती है, सर ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे ऐसा हो जाएगा। सेम नीति आयोग भी सरकार को बोलती है सर हम अगर ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, दोनों क्या है, दोनों एक थिंक टैंक है, दोनों क्या है, थिंक टैंक है। लेकिन इनका निर्णय मानना सरकार की मजबूरी नहीं है। 100% अगर बात करें तो मजबूरी, सरकार चाहेगी तो इनके निर्णय मान सकती है, सरकार चाहेगी तो इनके डिसीजन नहीं मानेगी, ठीक है। थर्ड, जो बेसिकली प्लानिंग कमीशन था वो टॉप टू बॉटम अप्रोच था, टॉप टू बॉटम,
टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम अप्रोच क्या होती है जी? जैसे पहले सेंटर में होगा, सेंटर में चीजें होंगी, सेंटर फिर स्टेट को भेजेगा, स्टेट फिर डिस्ट्रिक्ट को भेजेगा, डिस्ट्रिक्ट भेजेगा गांव तक, ऐसे होता था। लेकिन अब इसमें कौन सी अप्रोच होती है प्लानिंग कमीशन में? प्लानिंग कमीशन में टॉप टू बॉटम थी। लेकिन लेकिन नीति आयोग में क्या हो जाएगा? बॉटम टू टॉप है। पहले क्या बोला कि जी, पहले बोला कि सर जो सबसे पिछड़े गांव गांव है उनको हम डेवलप करेंगे। गांव डेवलप होंगे तो अपने आप जो है जिला डेवलप हो जाएगा, जिला डेवलप होगा तो स्टेट डेवलप हो जाएगा, स्टेट डेवलप होगा तो देश अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। तो मतलब जो आपसे पूछे कि नीति आयोग किससे काम करता है, तो नीति आयोग बॉटम टू टॉप अप्रोच काम करता है, और बाकी सारी चीजें वही है, सेम की सेम। तो आपको दो डिफरेंस समझ में आएंगे कि सर प्लानिंग कमीशन 5 साल के लिए होता था, नीति आयोग 15 साल के लिए। दूसरा दूसरा सर प्लानिंग कमीशन जो है वो काम करता था बेसिकली टॉप टॉप से बॉटम अप्रोच, लेकिन नीति आयोग काम करता है बॉटम से टॉप अप्रोच। ठीक है जी। और ये क्या है? ये आपका थिंक टैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थिंक टैंक हो जाएगा, सोचेगा, विचारेगा, ठीक है ना, ये बताएगा सरकार को कि जी ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। अब वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी चीज माने या ना माने। नहीं बेटू, बेटर जो है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं होती, बेटर लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। ठीक है ना। देखो सब सब चीजों का अपना अपना फायदा, अपना अपना नुकसान है। अब हम बोल रहे कि 15 साल में इतना कर लेंगे, ठीक है ना, 15 साल में ये कर लेंगे। हो सकता है 15 साल में टेक्नोलॉजी ही चेंज हो जाए, हो सकता है 15 साल में चीजें ही चेंज हो जाए, सारी की सारी चीजें, रहने का, देखने का, सोचने का नजरिया ही चेंज हो जाए। ठीक है। तो सब जगह अपनी अपनी चीजें होती हैं बच्चा। ठीक है। हमने डिस्कस किया बेटा पंचवर्षीय योजनाएं हमने कहां से ली है? रूस से ली थी, याद रखना। अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना आ चुकी थी सर? 2017 में आखिरी पंचवर्षीय योजना आई थी, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी हमारी, याद रखना जरा। तो हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी थी। सर हमें क्या याद रखना है पंचवर्षीय योजना में? पंचवर्षीय योजना में आपको कुछ याद नहीं रखना। पंचवर्षीय योजना में आपको जस्ट ईयर याद रखने हैं, ईयर याद रखने हैं, और एक दो मॉडल याद रखने हैं। मैं बता दूंगा कौन कौन से क्या क्या चीजें याद रखना है। जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना है, आपसे कोई पूछे सर पहली पंचवर्षीय योजना इसका मॉडल क्या था, तो आप बोलोगे सर इसका मॉडल था हेरोड डोमर मॉडल। हेरोड डोमर मॉडल था, ये याद रखना जरा। आप बोले सर हेरोड डोमर मॉडल क्या हो जाएगा? जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा था ना, मैं आप लोगों को बोल रहा था चलो कि जी चलते हैं, घूमने चलते हैं, कहीं कहाँ चलेंगे? गोवा चलेंगे। तो हमने डिसाइड किया, सबने डिसाइड किया कि हम गोवा चलेंगे। ठीक है, गोवा जाएंगे हम, प्लानिंग व्लानिंग की। तो आपसे पूछा अरे तुमने गोवा किसने सजेस्ट किया था? तो मैं बोल दूंगा जी हमारे पास दो बंदे थे, एक था ईश्वर, एक था सचिन। तो सचिन और ईश्वर ने मिलकर डिसाइड किया कि हम गोवा जाएंगे सर, और गोवा के रिगार्डिंग में उन्होंने बताया कि जी हमें सब कुछ पता है और हम इसके रिगार्डिंग में काम करेंगे। तो वो मॉडल किसका हुआ? वो सचिन और ईश्वर का मॉडल हुआ। ठीक है ना। ऐसा ही कुछ था, हेरोल्ड डोमर थे, उन्होंने अगर बात करते सजेशन दिए थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह किए थे, तो हमें लगा कि सबसे पहले हम इसको यूज करेंगे। तो याद रखना पहला 5 ईयर प्लान का मॉडल क्या हो जाएगा? हेरोल्ड डोमर मॉडल हो जाएगा। क्या था, क्यों था, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको सिर्फ नाम याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना कि सर फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट होता है? सर 1951 से लेकर 1956 तक चला, मतलब ये 5 साल चला। ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मॉडल और फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ईयर आपको पता होना चाहिए। इसमें हमारा मुख्य लक्ष्य क्या था? तो देश की कृषि का विकास था। तो देश की कृषि का विकास जो है वो बेसिकली हमारा मुख्य लक्ष्य हो जाएगा। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हमारा क्या हो जाएगा? मुख्य लक्ष्य हो जाएगा, याद रखना था। इसके अलावा हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ तीन ही चीजें पढ़नी है। 5 ईयर प्लान की हमें क्या पढ़ना है? एक तो ईयर पढ़ना है 5 ईयर प्लान का, और उसका हमें ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव भी उसका पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और थर्ड हमें पढ़ना है उसका मॉडल, अगर कोई मॉडल है और इंपॉर्टेंट है तो वो। लेकिन इसको आपको याद रखना, ईयर को आप मिस नहीं करोगे, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि सिर्फ पहली पंचवर्षीय योजना में हमने किसके ऊपर फोकस किया, आप क्या कहोगे? सर एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया था। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं सर दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें 5 साल ऐड कर दो। 1951 से आया था, 1951 से 1956, तो 1956 से क्या हो जाएगा बेटा? 1956 से क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा। सर क्या इसमें भी कोई मॉडल था? बिल्कुल था सर, पीसी महालोबनियस मॉडल था। पीसी महालोबनियस, अगर आपने इस बंदे का नाम सुना हो, इस बंदे के नाम के ऊपर हम बनाते हैं नेशनल स्टैटिक्स डे। नेशनल स्टैटिक्स डे बनाते हैं, पीसी महालोबनियस। ये हमने कल क्लास में पढ़ा था, नेशनल इनकम वाली क्लास में, याद रखना। भारत का जो नेशनल इनकम आयोग था उसका पहले अध्यक्ष थे पीसी महालोबनियस। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका मेन मुख्य क्या था जी? इसका मेन मुख्य था सर इंडस्ट्री डेवलपमेंट। पहले वाले में हमने किसको डेवलप किया सर? एग्रीकल्चर को। दूसरे वाले में हम क्या डेवलप करेंगे? उद्योग धंधे डेवलप करेंगे, उद्योग धंधे डेवलप करेंगे। इसके तहत हमने 3 जो है ना स्टील प्लांट बनाए बेटा। एक बनाया भिलाई में, भिलाई, ठीक है। भिलाई अगर बात करें, भिलाई कहां पर है बेटा? छत्तीसगढ़ में, याद है भिलाई छत्तीसगढ़ में है। और ये हमने किसकी देश की मदद से बनाया? रूस की मदद से बनाया, रूस की मदद से बनाया। दुर्गापुर, दुर्गापुर कहां पर है भाई साहब? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर, याद रखना जरा। दुर्गापुर अगर बात करें तो कहां हो जाएगा? वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। ये अगर बात करें तो हमने किसकी मदद से बनाया था? यूके की मदद से बनाया था। ठीक है। राउरकेला, राउरकेला अगर बात करें, राउरकेला कहां पर? सर उड़ीसा में, उड़ीसा में है राउरकेला, उड़ीसा में। और ये हमने किसकी वजह से बनाया था? वेस्ट जर्मनी।
अच्छा, उस टाइम पे दो जर्मनी हुआ करते थे, दक्षिण जर्मनी और सॉरी पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। जर्मनी दो हुआ करते थे बेटा, ठीक है ना। तो हमने वेस्ट जर्मनी की मदद से बनाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर जो तीन जो स्टील प्लांट लगाए थे वो कहाँ का लगाए थे। तो सबसे पहले लगाया था भिलाई के अंदर, दूसरा हमने लगाया था दुर्गापुर में, तीसरा लगाया था राउरकेला में। भिलाई वाला लगाया था हमने रूस की मदद से, दुर्गापुर वाला लगाया था हमने ब्रिटेन की मदद से, और राउरकेला में जो पावर प्लांट लगाया, सॉरी जो स्टील प्लांट हमने लगाया था वो लगाया था जर्मनी की मदद से। ठीक है जी, ठीक है। क्या और पढ़ने की जरूरत है? नहीं पढ़ने की जरूरत बेटा, और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना को क्या बोल देते? गाडगिल योजना बोल देते। तो आपसे पूछे कि गाडगिल योजना कौन सी, तो आप क्या बोल देंगे? सर थर्ड 5 ईयर प्लान गाडगिल योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान। कब से कब तक चला सर? 1961 से 1966 से चला। 1961 से लेकर 1961 से लेकर 1966 तक चला सर। इसमें क्या हो गया? इसमें हमने पहले और दूसरे को दोनों को मिक्स कर दिया। अच्छा, पहले का क्या मिक्स कर दिया सर? पहले में हम तो हमने बात की थी एग्रीकल्चर के बारे में, और दूसरे में हमने बात की किसके बारे में? इंडस्ट्री के बारे में। इसमें दोनों को मिक्स कर दिया, इसमें दोनों को मिक्स कर दिया। इसका मतलब बेसिकली अगर बात करें तो कहने का मतलब ये है कि ये आपकी गाडगिल योजना हो जाएगी, थर्ड 5 ईयर प्लान। अब आपको हर एक का ऑब्जेक्टिव याद रखने की जरूरत नहीं है। फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान आया नहीं, इससे पहले हमने क्या ले लिया? योजना अवकाश ले लिया। अब योजना अवकाश आपने क्यों ले लिया? क्योंकि सर हमारे पास जो है वो पैसा ही नहीं था, हमारे पास पैसा नहीं था। बोले सर पैसा क्यों नहीं था? क्योंकि हमने 1962 की लड़ाई लड़ी थी चीन के साथ में, हम हार गए थे। 1965 की लड़ाई हमने लड़ी पाकिस्तान के साथ में, हारते हारते बचे थे हम पाकिस्तान से, याद रखना था। और 1965-66 के अंदर जो है वो बेसिकली इतना अकाल पड़ा था भारत के अंदर कि भाई साहब पूछो मत। तो कहने का मतलब हमारे पास कुछ रिसोर्सेज थे ही नहीं। अब जब रिसोर्सेज नहीं है तो बेटा आपके पास क्या होगा? प्लानिंग नहीं होगी। तो हमने क्या बोला सर? हमने प्लानिंग हॉलिडे से छुट्टी ले ली, हमने योजना अवकाश ले लिया। तो योजना अवकाश आपका कब से चला बेटा? 1966 से लेकर 1969 तक। हमने क्या किया? इसके लिए हर साल प्लानिंग बनाई हमने, हर साल का प्लान बनाया हमने। 66 से 67 का बनाया, 67 से 68 का बनाया, 68 से 69 का बनाया। तो हमने बनाए एक एक साल के प्लान बनाए। तो आपसे पूछे कि, और पूछेगा आपसे यही पूछता है प्लानिंग हॉलिडे का टाइम बताइएगा। तो प्लानिंग हॉलिडे का जो जो है वो टाइम पीरियड होता है वो कितना हो जाए सर? 1966 से लेकर 1969 तक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो जी, हमने ये किया था। आगे बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। अब 1969 के बाद में हम ठीक हो गए, तो हम 1969 के बाद ठीक हुए, तो हम आए 1969 से लेकर 1974। ये हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान हो जाएगा, फोर्थ 5 ईयर प्लान हो जाएगा, याद रखना जरा। ठीक है ना। इस दौरान क्या हुआ था? इस दौरान पहली बात तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहले बैंक सरकारी नहीं हुआ करते थे बेटा, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और दूसरा क्या हुआ? 1974 में पोखरण में हमने पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था, जिसको हमने बोला स्माइलिंग बुद्धा। तो आपसे कोई पूछे स्माइलिंग बुद्धा किससे रिलेटेड है, तो आप क्या बोलोगे सर? स्माइलिंग बुद्धा 1974 में हुआ था। न्यूक्लियर अंडर टेस्ट से हो जाएगा। जो न्यूक्लियर अंडर टेस्ट कहां पर होता है? पोखरण। पोखरण कहां पर देखने मिलता है सर? राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, रोहित भाई टाइम से आया करो क्लास में बेटा। ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ 5 ईयर प्लान, अगेन आपको वही चीज याद रखनी बेटा, 1974 से 78 तक। आप बोलोगे सर ये तो 4 ही साल चला। हाँ हाँ बिल्कुल, और ये बड़ा फेमस हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बड़ा फेमस हो जाता है, क्योंकि हमारा माइंड होता है कि सर 5 ईयर प्लान है मतलब 5 साल तो चलेगा। लेकिन आपको याद रखना कि पांचवा 5 साल नहीं चला। आप क्या बोलोगे? पांचवा, पांचवा 5 साल नहीं चला, 5 साल नहीं चला। ठीक है ना। क्यों नहीं चला सर? क्यों नहीं चला? इसलिए नहीं चला क्योंकि 1974 से 78 तक जो है वो अगर बात करें रहा, 78 में सरकार बदल गई। सरकार क्यों बदल गई जी? सरकार इसलिए बदली क्योंकि सर 25 जून 1975 के अंदर इंदिरा गांधी ने अगर बात करें तो भारत में इमरजेंसी लगा दी थी, और जो जाके 1978 में हटी। 1978 में जैसे हटी तो चुनाव हुए तो कांग्रेस की हार हुई, और कांग्रेस की जैसे ही हार हुई तो नई पार्टी आई जिसका राज हुआ। जैसे ही राज हुआ नई पार्टी का, जनता पार्टी बोलते हैं उसको, 14 गुटों का अलायंस था। ठीक है, 14 छोटी मोटी पार्टियां मिलकर केंद्र में सरकार बना रही थी। तो इन्होंने बोला कि सर काम की चीज नहीं है, सस्पेंड कर दिया, 5 ईयर प्लान को बंद कर दिया। इन्होंने अगले साल तक का वेट नहीं किया 1979 का कि भाई एक साल तो रहता ही है, नहीं। इन्होंने बोला कि कुछ काम की है ही नहीं, हम इसको लगाएंगे नहीं। उन्होंने बोला हम लेकर आएंगे रोलिंग प्लान। क्या लेकर आएंगे जी? रोलिंग प्लान लेकर आएंगे, रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान का मतलब क्या हो जाएगा? रोलिंग प्लान का मतलब ये हो जाएगा कि सर हम हर साल का एक टारगेट सेट करेंगे, उसको अचीव करने के बाद अगले वाले साल का टारगेट जो अचीव करेंगे। ठीक है ना। ये बेसिकली अगर बात करें तो आपका जो है रोलिंग प्लान आपको देखने को मिल जाएगा, याद रखना। तो आपको इतना याद रखना कि रोलिंग प्लान कब से कब तक होता है सर? 1978 से 1980। आप बोलोगे सर 2 ही साल में? हाँ, क्योंकि 2 साल में सरकार गिर गई, दोबारा से कांग्रेस आ गई। कांग्रेस ने बोला इन्होंने हमारी योजना बंद कर दी, बोला रोलिंग प्लान भी बंद। आजकल हमारे देश में यही तो होता है, या तो योजना का नाम चेंज कर देंगे या देश का
किसी शहर का नाम चेंज कर देंगे, यही तो चीजें चल रही हैं, यही होता है। तो उन्होंने बोला कि सर रोलिंग प्लान, तो रोलिंग प्लान आपको याद है ना, 1970-80 के बीच में आपको रोलिंग प्लान देखने को मिल जाएगा। अगला 30 पंचवर्षीय योजना बेटा, तो 30 पंचवर्षीय योजना चली 1980 से 1985 के बीच में, 1980 से 1985 के बीच में। बस आपको और कुछ याद नहीं करना, आपको ईयर याद रखना है। आप जितने भी सारे आगे हैं सबका ईयर याद रखना है। 85 सेवंथ 5 ईयर प्लान क्या हो जाए सर, 1985 से 1990 तक हो जाए, 1990 तक, ठीक है, यही 5 साल चला। लेकिन बेटा जब हम 1990 में आए, 1990 में आए तो भारत के अंदर अकाल पड़ गया। अकाल तो नहीं पड़ा, लेकिन भारत के अंदर एक कमी होगी, और कमी किसकी होगी, डॉलर की होगी, फॉरेक्स की होगी, मुद्रा की। देखो अंग्रेज हमारे पास क्यों आए थे, यूरोपियन कंपनी हमारे पास क्यों आई थी, पुर्तगाली जितने भी सारे थे, ब्रिटेन, फ्रांसीसी क्यों आए थे, ये बोल रहे थे कि जी हम आपके देश से व्यापार करना चाहते हैं, हम आपके यहाँ आए हैं, थोड़ी सी जमीन दे दो और थोड़ी सी जो है वो फैक्ट्री वैक्ट्री कारखाने लगाने की हमें मोहलत दे दो। वो मोहलत दे दी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 350 साल हमारे ऊपर राज किया। जब हम 1947 में हम आजाद हुए, तो 1947 में जब हम आजाद हुए तो हमारी सरकार ने जो है, हमारे जो नेता थे उन लोगों ने हाथ जोड़ लिए थे भाई साहब कि बाहर वाले देशों के साथ में तो हम व्यापार ना के बराबर करेंगे, ना के बराबर व्यापार करें। क्यों, क्योंकि वही बात है ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, ठीक है ना। तो हमारी क्या थी, क्लोज इकोनॉमी थी, क्लोज इकोनॉमी थी। धीरे धीरे भाई साहब आगे टाइम आया, देश बढ़ा, हमें पता लगा कि जी हमारे पास चीजों की बहुत कमी है, कुछ चीजें हमारे पास नहीं है, कुछ चीजें हमारे पास नहीं, तो हमें वो बाहर से मंगवानी पड़ेगी। बाहर से मंगवानी पड़ेगी तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डॉलर होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेड किस में होता है, डॉलर में होता है। अब डॉलर हमारे पास नहीं है, डॉलर कब आएगा, जब मैं अपनी चीजों को बेचूंगा। अपनी चीजों को मैं बाहर मार्केट में कैसे बेच सकता हूं, तो दो ही चीजों को बेच सकता हूं, या तो मैं मार्केट सस्ता बनाऊं या मेरे मार्केट की क्वालिटी अच्छी हो। अब ध्यान से देखोगे ना तो इंडियन मार्केट में क्वालिटी अच्छी होती है, और ना ही हमारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। इसलिए हम चाइनीज माल के पीछे भागते हैं, इसलिए हमारा देश पीछे रह पा रहा है। तो क्या बोला गया कि सर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा ये चीजें चेंज करनी पड़ेगी, हमें हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, हमें बाहर वाली कंपनी को अलाउ करना पड़ेगा। अब बाहर वाली कंपनी जैसे कि गूगल हो गया, अमेजन हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है ना, ये हमारे यहाँ पर आएंगी। तो यहाँ पर आएंगे तो कैसे क्या होगा, यहाँ पर आएंगे तो अपना काम, अपने ऑफिस ऑफिस खोलेंगे, काम धंधा शुरू करेंगे, काम धंधा शुरू करेंगे तो उनके पास पैसा होगा। तो पैसा कौन सा होगा, उनके पास रुपए होगा, नहीं रुपए नहीं, उनके पास क्या होगा, डॉलर होगा। हमें डॉलर ही चाहिए। तो बाहर वाली कंपनी जब भारत में आके काम करेगी तो क्या करेगी, वो भारत में पैसा लेकर आएंगे। पैसा कौन सा लेकर आएंगे, डॉलर, वो हमें चाहिए होता है। दूसरा, बाहर वाली कंपनी हमारे देश में आएंगी, तो हमारे देश में अगर बात करें तो आएंगी, तो सिंपल सी बात है, देश में अगर आएंगी तो वो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका की कंपनी तो अमेरिका से लोग लेकर आओगे, नहीं, मजदूर वजदूर मैनेजर सारे के सारे कौन होंगे, इंडियन होंगे। तो अगर कोई बाहर की कंपनी भारत में आके काम करेगी तो सिंपल सी बात है जी, हमारे लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, जेब में कुछ पैसे आएंगे, जेब में कुछ पैसे आओगे तो तुम कुछ खर्च करोगे, कुछ खर्च करोगे तो कोई लोग चीज खरीदेगा, कोई लोग खरीदेगा खरीदेगा। तो मैंने क्या बताया था कल आपको कि मेरा खर्चा किसी की इनकम हो जाएगी। तो अगर मेरे पास जेब में पैसे होंगे तभी तो मैं कुछ खरीद पाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, नौकरी होगी, नौकरी होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो गरीबी कम होगी, गरीबी कम होगी तो देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। सब आपस में कनेक्टेड है। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो 1990 में क्या किया गया, हमने लगाया एलपीजी। आप बोलोगे सर एलपीजी मतलब ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस, नहीं बेटा, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता। हमने जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो काम किया लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी का फुल फॉर्म हो जाएगा लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सर इसका मतलब क्या होगा, लिबरल का मतलब क्या, लिबरल का मतलब होता है नरम। पता है भारत में पहले एक सुई से लेकर एक जहाज तक बनाने का सारा काम किसके पास था, सरकार के पास था, सरकारी कंपनियों के पास था, प्राइवेट का कहीं था। दीप सागर दिनकर को यार तुम लोग समझाओगे या फिर या मैं समझाऊं इसको, इस इंसान को, दीप सागर दिनकर को तुम लोग समझाओगे बेटा या मैं समझाऊं यार। तो क्या होता है एलपीजी, लिबराइजेशन। लिबराइजेशन कहने का मतलब क्या होता है, इसमें ये था, लिबराइजेशन का मतलब ये था कि मान लो कि मैं कोई काम धंधा या कारखाना में लगाना चाह रहा हूं, ठीक है ना, तो मुझे क्या होता था, 20 जगह साइन करवाने पड़ते थे। और 20 जगह साइन करवाने पड़ते थे, आपको पता ही है भारत के अंदर साइन के लिए उस फाइल के नीचे कुछ लगाना पड़ता था, और वो फाइल मेरी नहीं पहुंच पाती थी, मेरा काम धंधा शुरू नहीं हो पाता था। इसलिए हमारे देश में कंपनियां क्यों नहीं आती, इसलिए नहीं आती कि आ जाएंगी तो काम, आ जाएंगे तो काम कहां से करेंगे भाई, कोई काम करने ही नहीं देते।
ठीक है ना, तो उनको परमिशन नहीं मिलती। तो बहुत सारे कानून जो है, बहुत सारी चीजें जो है, वो अगर बात करें तो हमने चेंज की। तो लिबरलाइजेशन का कहने का मतलब क्या है, जब जहां पर मुझे 50 जगह परमिशन की जरूरत थी, अब मैंने घटा के वो 10 जगह कर दी। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मेरा काम या मेरी कंपनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं लिबरल, मतलब लिबरल। फिर से प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जैसे मैंने बताया कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक अगर बनती थी तो कौन बनाते थे, ये सारे के सारे अगर बात करें, सुई से लेकर जो है वो जहाज तक जो चीज बनाते थे वो कौन बनाते थे, सरकार बनाती थी। आज की डेट में आप अपने पिताजी से पूछना, ये हम सब लोग हैं, ये हम सब लोग प्रिविलेज है भाई साहब, याद रखना। ये सारी की सारी चीजें अब 1990 1992 से, मतलब तुम्हारे जन्म से कुछ 10-15 साल पहले ही भारत में आई है। कि तुम अगर मार्केट में जा रहे हो तो तुम्हारे पास 20 ऑप्शन है, तुम्हारे पास 20 ऑप्शन है मार्केट में जा रहे हो तो चीजें खरीदने के। तुम्हारे पास बाइक खरीदने की 20 ऑप्शन है, 20 कार खरीदने के ऑप्शन है आपके पास, अलग अलग ब्रांड से आप ले सकते हो। 1990 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। 1990 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। 1990 से पहले वो गिने चुने ही चीजें थी जो आपको देखने को मिलती थी। अब क्या हो रहा है, अब भारत की प्राइवेट कंपनियां भी आ रही है, तो इसको बोलते हैं प्राइवेटेशन, प्राइवेट कंपनी को अलाउ कर दिया गया। जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहने का मतलब पूरी दुनिया के लिए भारतीय मार्केट को खोल दिया गया कि आओ भाई तुम, भारी तुम्हारी कंपनियां, बाहर वाली कंपनियां भारत में आओ, इन्वेस्ट करो। बताओ इन्वेस्ट करोगे तो क्या लेकर आएंगे, डॉलर लेकर आएंगे, हमें डॉलर की जरूरत है। ठीक है, डॉलर हम उनको दे देंगे जिनसे हमें कुछ चीज लेनी होगी। ठीक है, तो ये वाली चीजें। क्या आप सब लोगों को एलपीजी का कंसेप्ट समझ में आया? क्या आप सब लोगों को एलपीजी समझ में आ गया? तो 1990 से लेकर 1992 में हमने लिया प्लानिंग गैप, प्लानिंग गैप ले लिया। इसी टाइम पर हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह, और पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते प्रधानमंत्री। वो आज की डेट में हम जितने शान से, जितने तरीके से हम जी पा रहे हैं, वो सिर्फ उन दो लोगों की वजह से जी पा रहे हैं, जिन्होंने टाइम रहते हुए हमारी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। और हमारे पास इतनी सारी जो है वो ऑप्शन है, चॉइस है कि हमें ये खाना है, हमें ये पहनना है, हमें ऐसे रहना है। वो सारी की सारी चीजें, जो चीज हम देख रहे हैं बेटा, मैंने और आपने ही देखी है। ना मेरे पापा ने देखी, ना आपके पापा ने देखी, ना मेरे दादा ने देखी, ना आपके दादा ने देखी, ना मेरे परदादा ने देखी, ना आपके परदादा ने देखी। जो आज हम देख रहे, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े भाई साहब, बहुत सारे एरोप्लेन वगैरह, इतनी सारी चीजें हमारे पास, इतनी सारी जो है ना, तो वो अगेन एंड अगेन अगर बात करें तो यहां से जो डिसीजन लिया गया था, उसके बाद में अगर बात करें तो ये चीजें हुई हैं। ठीक है, और फिर बोला जाता है कि पिछली वाली सरकारों ने क्या ही किया है, देश को लूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ठीक है, तो भाई साहब तुम लोग कम हो क्या? तुम लोगों ने तो, उन्होंने तो थोड़ा बहुत छोड़ भी दिया था, तुमने तो पूरा ही साफ कर दिया देश भाई, 1992 से 1997। ठीक है, अब बात करते हैं 1992 से 97 में। तो याद रहा 1992 से 97 में क्या हुआ, 1992 से 97 में आपको याद रहा 8 5 ईयर प्लान हो जाएगा। किसी एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर हम डॉलर में क्यों व्यापार करते हैं, उसका मैं बताऊंगा बेटा एक बार। ठीक है, एक बार थोड़ा सा जो है हम 5 ईयर प्लान को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बस। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 में स्टार्ट हुई, याद रखना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 में। अब 5 5 ऐड कर लेना आपको। 2002 से 2007 में 10वीं हो जाएगी, 2002 से 2007 में 10वीं हो जाएगी, 2007 से 2012 में 12वीं हो जाएगी, और आखिरी जो हो जाएगी वो 2012 से 2017 में हो जाएगी। ठीक है, 2012 से 2017 में हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, इसको फिर किसने रिप्लेस कर दिया जी? इसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने। तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग ने जो है ओबीसी के लिए अगर बात करें तो नीति आयोग ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो नीति आयोग ने किसको रिप्लेस कर दिया? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, 1990 के बाद डायरेक्ट 97 में 7 साल का गैप। सत्यम झा, थोड़ा सा देख ले बेटा, थोड़ा सा देख ले, अगर कुछ तेरे में अक्ल वक्कल हो तो कुछ। मैंने बोला 1990 से 1992 में चला प्लानिंग गैप, ठीक है ना, और 1992 से 1997 में, तो 5 साल हुए हैं भाई साहब। ठीक है भाई सत्यम, कहाँ ध्यान है बेटा, कहाँ ध्यान है? ठीक है, चलो। तो नीति आयोग कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, वो सब मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है ना, आपको पढ़ने बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे योजना योजना एक नीचे से ऊपर की ओर का मॉडल से पुनर्गठित करता था, याद रखना था। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हो जाएगा, रिस्ट्रक्चर प्लानिंग प्रोसेस कर देंगे। अब ये टॉप से बॉटम से अप के मॉडल में काम करता है। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिकली कंसल्ट कर सकता है, आंतरिक परामर्श कर सकता है। मतलब ये कंसल्ट कर सकता है कि जी ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ठीक है,
सर 7th 5 ईयर प्लान की बात बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ ले बेटा, सत्यम ध्यान से समझ ले, पहले दोबारा से जाके पढ़ ले एक बार जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है बेटा। चलो जी। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा कि सर हम डॉलर में ही क्यों क्यों इन्वेस्ट करते हैं, डॉलर में ही क्यों इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ जरा, अभी जो जो ईरान की, इजराइल की और अमेरिका की जो लड़ाई हो रही है, ये किसके जमीन के ऊपर हो रही है। आप बोलोगे सर ईरान की जमीन के ऊपर हो रही है, क्योंकि मिसाइलें ईरान के ऊपर गिर रहे हैं, बम ईरान के ऊपर गिर रहे हैं, और बम गिर रहे हैं सर इजराइल के ऊपर। क्या अमेरिका की धरती के ऊपर कोई सिंगल बम गिरा। आप बोलोगे नहीं सर, ऐसा ही होता था। पहले हुआ बेटा, सबसे पहले हुआ वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, पहले हुआ प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कहां लड़ा गया आपको पता है, यूरोप में लड़ा गया। यूरोप में चीज लड़ी गई थी। फिर हुआ सर वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 भी कहां लड़ा गया, एशिया और यूरोप में लड़ा गया। क्या अमेरिका की धरती पर लड़ाई हुई, नहीं। क्या अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ नुकसान हुआ, नहीं। क्या अमेरिका ने जो है अपनी धरती पर कुछ एक भी गोली चलने दी, नहीं। क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध लड़ने के बाद में जिन लोगों को यह लगता है कि जी महात्मा गांधी ने या फिर हमारे राष्ट्र के नेताओं ने अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ही आजादी दिलवाई है, तो ये सही नहीं होगा। आप सब लोगों को पता होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में भले ही इंग्लैंड विंग्लैंड ये सारे लोग यूरोपियन देश जीत गए थे, लेकिन इनकी इतनी जो है वो अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी हो गई थी कि ये बहुत लाचार हो गए थे, बहुत मजबूर हो गए थे, उनके पास कुछ नहीं बचा था। तो कुछ नहीं बचा था, तो इनको हार के हमें क्या करना पड़ा, आजाद करना पड़ा। इनको हार के क्या करना पड़ा, आजाद करना पड़ा। जैसे आज की डेट में अगर आप देखोगे तो ईरान बहुत बढ़िया मुकाबला कर रहा है अब इसके इसके साथ में, इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ में। अब देखोगे तो कुछ दिनों के बाद हो सकता है इस हफ्ते ही अमेरिका निकल ले। क्यों निकल ले, क्योंकि जितना खर्चा अमेरिका का हो रहा है उतना खर्चा और जितना लंबा वॉर चलेगा इतना अमेरिका ने कभी सोचा नहीं था, ना इसराइल ने सोचा था। आप सोच के देखो, अब वो पीछे नहीं हट रहा, वो पीछे इसलिए नहीं हट रहा क्योंकि पूरी दुनिया थूकेगी उसके ऊपर। भाई ट्रम्प के ऊपर पूरी दुनिया थू थू करेगी, इसलिए बस वो अपने ईगो के लिए लड़ रहा है, लेकिन अपने देश की गोभी खोद रहा है वो। अब कुछ टाइम पीरियड के बाद में लगेगा कि अमेरिका को कि यार ये तो लड़ाई तो इजराइल और ईरान की थी। भाई सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट खाने के लिए तो आया था ईरान भाई अमेरिका को कोई मतलब ही नहीं है। अमेरिका अगर बात करें, बम बम गिर रहे हैं दुबई में, हालत खराब हो रही, दुबई की हालत खराब हो रही, यूएई की हालत खराब हो रही, कतर की, बहरीन की, लेबनान की हालत खराब हो रही, इराक की। ठीक है ना, इसका थोड़ी ना कुछ हो रहा है अमेरिका का, लेकिन फिर भी इसका क्या हो रहा है, इसका नुकसान हो रहा है, इसका लॉस हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा जो है वो पैसा सिर्फ और सिर्फ 1600 करोड़ रुपए सेंक्शन किए गए थे कि 1600 करोड़ रुपए का बजट आएगा सर, हम ईरान के ऊपर हमला कर देते हैं, और आज की डेट में भाई साहब बजट बहुत हो रखा है। तो कहने का मतलब जब कोई एक देश युद्ध लड़ता है तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, चाहे वो हारता हो तब, चाहे वो जीतता हो तब। लेकिन युद्ध जो है वो किसी भी देश को तोड़ के रख देता है। जैसे कि अभी हाल ही में बहुत सारे बोले गए थे, सर ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमें पाकिस्तान को मजा चखा देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए था। भाई हम अभी डेवलपिंग नेशन है, हम नहीं चाहते किसी के साथ लड़ाई हो, हम नहीं चाहते किसी के साथ लड़ाई हो, क्योंकि सर हमें डेवलप करना है। और अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बोल दिया था कि भारत तो चमचमाती हुई बीएमडब्ल्यू है और हम कचरे का ट्रक है। अगर ट्रक जो है वो बीएमडब्ल्यू को टक्कर मारेगी तो सिंपल सी बात है, कचरे के ट्रक का कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। लेकिन दिक्कत किसको होगा, दिक्कत अगर बात के तो बीएमडब्ल्यू को होगी। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट आप सब लोगों ने देखा भी हो, सुना भी हो, पढ़ा भी हो। अब बात ये आती है कि सर डॉलर इतना क्यों मरा, डॉलर क्यों क्यों जो है बेसिकली अगर बात के तो इतना सुपर पावर बन के बना हुआ है। वो इसलिए बना हुआ कि सोच के देखो 2000 सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाओ आप लोग 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है खत्म हो गया था। ठीक है, सोच के देखो जितनी भी सारी अपने आप को, ब्रिटेन ने लगभग लगभग 60% धरती के ऊपर कब्जा कर रखा था ब्रिटेन ने, लेकिन उसकी इतनी औकात नहीं थी कि अब वो उनको हैंडल कर सके तो उसको हमारा देश ही, खुद का देश ही संभालना मुश्किल हो रखा था ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन बोला कि भाई हमको और दूसरे देशों को क्यों समझाएं, करो फटाफट इनको आजाद करो। तो इसलिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो चाइना, बर्मा, श्रीलंका, है ना, और ये सारे के सारे हमारे आसपास वो सेम ही साल में आजाद हुए। क्यों आजाद हुए जी, इसलिए आजाद हुए। अब बात करते हैं दूसरा। अब आया अमेरिका। अमेरिका बोला भाई साहब देखो ऐसा है, तुम्हारी तो हालत खराब है क्योंकि तुमने तो लड़ाई लड़ी, पहली भी लड़ी, दूसरी भी लड़ी, और तुमने आपस में मार काट खाया। अच्छा, मेरे पास कुछ बॉन्ड है, मेरे पास कुछ पैसा है, ठीक है ना, मैं आप सब लोगों को लोन दे दूंगा, कर्जा दे दूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन आपको जो भी कोई चीज खरीदनी होगी मेरे पैसे में खरीदना। मतलब तुम किस में खरीदना, डॉलर में खरीदना। और यही वो टाइम था
कि उसके बाद में दो ऐसे डिसीजन जिसकी वजह से अमेरिका आज सुपर पावर बन रहा है। अमेरिका के पास परमाणु बम था। परमाणु बम जब अमेरिका के पास था, परमाणु बम बम जो जापान पे गिराया, किसी में हिम्मत नहीं थी और किसी की हिम्मत नहीं थी कि परमाणु बम हम जापान पे गिरा दे। इन्होंने गिरा दिया। मुझे भी ऐसा लग रहा, अगर ईरान ईरान को ऐसा लग रहा है कि ईरान इनका हाथ से निकल रहा है, तो कोई पता नहीं है, गिरा देगा भाई। सन की इंसान है वो, परमाणु बम बम गिरा देगा ईरान के ऊपर, कुछ भी कर सकता है वो इंसान। ठीक है। तो दो ऐसे डिसीजन जिसकी वजह से अमेरिका के सामने सारे के सारे, अब कभी भी आप देखना, यूरोप वाले लोगों को देखा है अमेरिका को, यस सर, यस सर, यस सर, जी सर, जी सर। क्यों? क्योंकि उसके बाद में अमेरिका ने इनको इतना दबा दिया जिसकी कोई हद नहीं है। पूरे वर्ल्ड में क्या चलने लगा? डॉलर चलने लग गया। इसलिए डॉलर चलने लगा। क्यों? क्योंकि इन सब देशों की करेंसी क्या थी? वीक थी। अमेरिका ने बोला लो तुम मेरा डॉलर यूज करो, मेरी करेंसी की वैल्यू है बढ़िया तरीके से। अब पश्चिमी देश हैं जितने भी सारे, यूरोप जो करता है वही पूरा पूरे के पूरे एशिया और पूरे के पूरे देश फॉलो करते हैं। क्योंकि सर हमारे देशों में तो बहुत कम आई है, हमारे देश में तो बहुत दिनों के बाद जो है ना चीजें आई हैं। कंप्यूटर वंप्यूटर कुछ भी लगा लो, वो तो भाई साहब पता नहीं क्या क्या बना कर वहां पे चैट जीपीटी वगैरह कुछ कुछ हो रहा है, हमारे देश में तो बाद में आ रही है। तो हमारे पास बाद में चीजें आ रही हैं। तो इसलिए अगर बात करें तो जो यूरोप चाहेगा, और वो अगर बात करें तो अमेरिका ने यूरोपियों को आज की डेट में, क्यों यूरोप वाले अमेरिका के पीछे? इसलिए क्योंकि भाई साहब उस साइड से रूस का खतरा है। रूस अगर बात खत्म कर देगा, ठीक है, रूस खत्म कर देगा, तो बहुत सारी चीजें हैं। आप चीजों को थोड़ा सा आज के बाद में, मुझे ऐसा लग रहा है लगे, सॉरी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप सब लोग थोड़ा सा अलग तरीके से चीजों को देखोगे। आप सब लोगों को आज थोड़ी सी चीजें समझ में आ गई होंगी कि जियो पॉलिटिक्स क्या होता है, इस पूरे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, इस दुनिया में क्या चल रहा है, डॉलर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, या अमेरिका क्यों इतना कर रहा है, ईरान ने क्या किया, ये सारी की सारी चीजें। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो जी, टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। भारत के अंदर देखो बेटा, दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे मेरी इनकम है, मेरी जो एक तनख्वाह, उस तनख्वाह वो मेरी डायरेक्ट, सॉरी, मेरी जो है वो टैक्स में आती है, इनकम टैक्स में आती है। तो जब कोई पर्सन, मतलब मैं टैक्स पेयर हूं, जब कोई पर्सन सीधा सरकार को पैसा पे करता है तो वो कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स कहलाता है बेटा। सीधा सरकार को पैसा पे करता है तो कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स का। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो जो पर्सन की इनकम के ऊपर लगता है, और सीधा जो है वो किसको दिया जाता है? गवर्नमेंट को दिया जाता है। जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, तो इनकम टैक्स मेरी खुद की इनकम के ऊपर लग रहा है। मान लो मेरी कंपनी जैसे पीडब्ल्यू है, तो पीडब्ल्यू के ऊपर कौन सा लगेगा? पीडब्ल्यू के ऊपर लगेगा कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, आय इनकम टैक्स हो गया, ये डायरेक्टली हमें सरकार को पे करने पड़ेंगे। तो ये कौन से हो जाएंगे? ये आपके डायरेक्ट टैक्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं जी इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब, मैं जब भी टैक्स पढ़ाता हूं तो मैं आप लोगों को बताता हूं इस जीवन की दो सच्चाई है। आपको पता है इस जीवन की दो सच्चाई है। आप बोलोगे सर बताओ गुरुजी कौन सी सच्चाई है? बेटा इस जीवन की दो सच्चाई ये है कि एक, जो इंसान पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, ये सच्चाई है। और दूसरी दूसरी सच्चाई क्या है? जो इंसान पैदा हुआ वो टैक्स जरूर देगा। आप बोलोगे सर मेरी तो कोई इनकम नहीं, मैं टैक्स नहीं देता हूं। बेटा आप डायरेक्ट टैक्स नहीं देते हो, आप देते हो इनडायरेक्ट टैक्स। आप बोलोगे सर कैसे इनडायरेक्ट टैक्स कैसे? जैसे आप लोगों का मन किया चॉकलेट खाने का, आप गए 10 रुपए लेके और आपने दुकानदार को दे दिया। ठीक है, दुकानदार ने आप सब लोगों को 10 रुपए की चॉकलेट दे दी। कभी आपने देखा उसके एमआरपी में लिखा होता है एमआरपी इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। मतलब सर आप लोगों ने जो है वो टैक्स पे किया। बोला सर आपने टैक्स पे किया मतलब सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। आपने पैसा किसको दिया? दुकानदार को। दुकानदार आपके भी आपके ऊपर किसको देगा? पैसा गवर्नमेंट को देगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स सर वो कौन सा हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स ये होगा कि जी हम किसी अगर बात करते हो पर्सन को जो है ना वो कंज्यूम करेंगे और पेड इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। हम डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट को पैसा पे करेंगे। जैसे कि आपका सेल टैक्स हो गया, इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया। अब तो ये सब लोग जो है, अब तो एक ही आ गया आपका जीएसटी आ गया टोटल। तो जीएसटी जो है वो क्या हो जाए बेटा? आपका इनडायरेक्ट टैक्स आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। सचिन यादव बोलता सर यूए में टैक्स नहीं लगता। सचिन भाई, दुनिया में ऐसी कोई धरती की कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां पे टैक्स ना लगे बेटा। ठीक है। नीव सर, सिटी इंटीमेशन कहां से देख सकते हैं? भाई नीव, तू दो जो तू बोल रहा है मुझे तो नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो बेटा। ठीक है। अच्छा, अब तीन तरह के टैक्स होते हैं बेटा, एक होता है रिग्रेसिव, एक होता है प्रोपोर्शनल और एक होता है प्रोग्रेसिव। आपको वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो प्रोग्रेसिव क्या होता है? प्रोग्रेसिव क्या होता है? प्रोग्रेसिव होता है कि सर उच्च आय वाले के लोगों की तुलना में कम आय वाले लोगों से पर कम कर लिया जाता है। जैसे कि मेरी इनकम है, मान लेते हैं कि मैं महीने का 50,000 कमा रहा हूं, तो पूरे साल में मेरे कितने बनेंगे भाई साहब? 6 लाख बनेंगे। ठीक है ना? तो बेसिकली सरकार ने बोला कि सिर्फ 12 लाख रुपए से कम वाले को हम क्या करेंगे? टैक्स नहीं लेते। ऐसा सरकार ने बोल रखा है, वैसे मान के चल लेते हैं वैसे एक्स वाई जेड। ठीक है ना?
तो जिनकी कम इनकम होगी उनके ऊपर हम कम टैक्स लगाएं, और जो ज्यादा कमाएंगे उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लेगा। ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। प्रगतिशील मतलब जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊंगा मेरी इनकम बढ़ती जाएगी तो टैक्स भी बढ़ता जाएगा। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? प्रोग्रेसिव टैक्स हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव। बेटा पढ़ लो जरा आप, ठीक है ना। मुसाद इज मोर पावरफुल देन CIA अगर वगैरह वगैरह, इन चीजों की साइड मत पढ़ो, अब पढ़ लो थोड़ा सा जो चीजें ध्यान में होने की होती है। ठीक है ना। तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या हो जाए? सर मेरी इनकम बढ़ती बढ़ती जाएगी, मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरा टैक्स भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात ये है। ठीक है ना। ठीक है, ये भारत में बड़ा लोकप्रिय है, याद रखना। भारत के अंदर जो कौन सा टैक्स है आपका, याद ना, प्रोग्रेसिव। एक होता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? ये बड़ा खतरनाक होता है। इसमें बोला गया कि भाई साहब तुम अपना लिविंग स्टैंडर्ड हाई करो भाई साहब, तुम नौकरी देखो, पैसा कमाओ। ठीक है, पैसा कमाओ। अगर बात करें, हाँ तो नींव आ गया भाई, आ गया, नहीं आया ना अभी, आएगा, आपको पता लग जाएगा, आपके मेल पर आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी, तुम्हारे मोबाइल में आ जाएगा। ज्यादा मत उछला करो भाई साहब तुम लोग। और 20 में बता रखा है यार, ये चीजें मत करा करो, तुम्हारा बैच खत्म होने को आ रखा है, मैं तुझे तुम्हें समझा समझा के थक चुका हूं भाई। इतना ही है तो मेडिकल असिस्टेंट तू जा जा भाई साहब, उसके आर्मी वाला आर्मी आर्मी हेडक्वार्टर में जा, दिल्ली में जाके उनके सिर फोड़ा कि लाओ मेरे को जो है ना, मेरे को इंटीमेशन स्लिप दो और मेरे साथ साथ एडमिट कार्ड भी दो, पेपर भी दे दो, मेरा जाओ। ये कोई बात होती है क्या बेटा यार? रिग्रेसिव, रिग्रेसिव क्या होता है सर? उच्च उच्च आय वालों की तुलना में जिनकी कम आय होगी उनको अगर बात करें तो एक बड़ा प्रतिशत लिया जाता है, याद रखना रहा। यह प्रगतिशील करके विपरीत है, मतलब इसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। ये क्या था? ये था सचिन यादव, मुझे मत बता कि ब्लॉक करना है नहीं करना है, फिर वही बात हो जाएगी। तो तेरे और उसमें कोई फर्क नहीं है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या हो जाएगा कि सर जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, हाइयर टैक्स देना पड़ेगा। इसमें उल्टा है, इसमें उल्टा कहने का मतलब, जो बेसिकली अगर बात करें लार्जेस्ट परसेंटेज का टैक्स जो लगेगा वो लो इनकम वालों पर लगेगा। ठीक है, और जिनकी हाई इनकम उनके ऊपर क्या क्या लगेगा? कम लगेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? रिग्रेसिव हो जाएगा। ये रिग्रेसिव हो जाएगा। प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स होता है कि जी एक पर्टिकुलर अगर बात करें तो, ठीक है ना, एक प्रेजेंट जैसे कि बोले सर 10% टैक्स लिया जाएगा हर एक देशवासियों से। बोला सर 10%? बोला हाँ। बोले सर अमीर? बोले सर अमीर के ऊपर भी 10%। बोले गरीब 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 के ऊपर भी 10%। तो कहने का मतलब कि जिसे फ्लैट कर प्रणाली भी कहा जाता है, आय या संपत्ति की परवाह किए बिना सभी पर समान दर का एक टैक्स लगता है। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है ना, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 3 तरह के टैक्स होते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया, आपके प्रोपोर्शनल वगैरह। ठीक है जी। अब बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस में आपको याद रखना है, पब्लिक फाइनेंस में दो चीजें हम पढ़ेंगे, एक बजट पढ़ेंगे बेटा, और एक पढ़ेंगे भारत के अंदर जो है फाइनेंस कमीशन। बस दो चीजें, उसके बाद में आपका खत्म हो जाएगा ये सारी की सारी चीजें। अब पब्लिक फाइनेंस क्या होता है बेटा? पब्लिक फाइनेंस होता है, पब्लिक फाइनेंस अगर बात करें, गरवी चौधरी बोला सर बाकी सब पढ़ लिया, ठीक है, 15 कोई 15 इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो प्लीज, 10 में से 5-6 तो हो ही जाएंगे। तो ले भाई 15 इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता देता हूं। मैंने कब नहीं बताया तुम्हें? तो मैंने बहुत दिन से पहले बता रखा है। पहला चैप्टर हो जाएगा आपका नेबरिंग कंट्री हो जाएगा, दूसरा चैप्टर स्टेट हो जाएगा, तीसरा चैप्टर नदियों के किनारे शहर हो जाएंगे, चौथा निकनेम है, पांचवा एयरपोर्ट स्टेडियम हो जाएगा, छठा डेम्स और लेक हो जाएगा, ठीक है ना, सातवां आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा, आठवां आपका अबाउट अबाउट स्पोर्ट्स एंड गेम हो जाएगा, नौवां अवार्ड्स हो जाएगा, 10वां अगर बात करें तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट एज हो जाएगा, 11वां आपको ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, 12वां कैपिटल हो जाएगा, और 13वां डिफेंस सिस्टम हो जाएगा। मैंने तो बहुत दिन से पहले बता रखे हैं। अगर यही सुनना है तो तुम्हें लोगों को लो सुन लो जरा। अब दोबारा कमेंट नहीं आना चाहिए किसी भी बच्चे का। ठीक है, ठीक है, अगले 5 मिनट तक तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट में इसको मैं खत्म कर देता हूँ, उसके बाद में पूछ लेना तो तुम्हें पूछना है। आप बोलोगे सर बताओ तो सही, आप बोलोगे सर बताओ तो सही कि ये पब्लिक फाइनेंस और ये सारी सारी चीजें क्या होती है। तो पब्लिक फाइनेंस क्या होता है बेटा? तो पब्लिक फाइनेंस होता है कि जी ऐसा है कि भारत के अंदर जितना भी टैक्स हमने कलेक्ट किया है, वो टैक्स अगर बात करें, वो टैक्स अगर बात करें, हमें वापस तो देना तो पड़ेगा।
भाई सरकार ने मेरा पैसा लिया है, मेरे से पैसा क्यों लिया? सरकार ने बोला जी मैं तुमसे पैसा इसलिए लिया जा रहा है कि भाई तुम्हें रोड अच्छी बनेगी, तुम्हें हॉस्पिटल अच्छे बनेंगे, हमें तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन कहाँ पर है? कहाँ पर? कहाँ पर? हमारे पास तो नहीं है। है तो किसी की किसी किसी को फायदा मिलता है। कोविड में देख लो जरा, नॉर्मल लोगों की क्या हालत थी और जिनके पास पैसा था उनकी क्या हालत थी, है ना? तो ये चीजें हैं। तो पब्लिक फाइनेंस कहने का मतलब बेसिकली ऐसा है कि दो पॉलिसी बनती है बेटा। दो पॉलिसी होती है भारत में, दो पॉलिसी बनती है, याद रखना। दो पॉलिसी बनती है। एक पॉलिसी बनती है फिस्कल पॉलिसी। कौन सी होती है? फिस्कल। फिस्कल पॉलिसी। एक होती है मॉनेटरी। मॉनेटरी। अच्छा, मनी कौन बनाता है? मनी कौन बनाता है भारत में? आप बोले सर आरबीआई। तो अगर आपसे कोई पूछे मौद्रिक नीति कौन बनाता है, देश के अंदर मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो आप क्या बोल दे? सर मौद्रिक नीति कौन बनाएगा? आरबीआई। लेकिन एक होता है सर वित्तीय, वित्तीय पॉलिसी। फिक्सल का मतलब होता है वित्तीय, वित्तीय पॉलिसी। फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास है? तो गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार जो पॉलिसी बनाएगी वो कौन सी बोलेगी? वो उसको फिस्कल पॉलिसी बोल देंगे। तो सरकार जो पॉलिसी बनाएगी बेटा वो कौन सी हो जाएगी? फिस्कल पॉलिसी। ठीक है? ठीक है। सेकंड अगर बात करें, सेकंड अगर बात करें, दूसरा जो आरबीआई बनाएगा उसको कौन सा? उसको बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। उसको बोल देंगे मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है जी। देखो, अब बात आती है बजट। तो बजट कुछ नहीं होता, बजट होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरे साल का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारा ये वर्ड जो है वो संविधान के आर्टिकल 112 में है। कौन से अनुच्छेद में? संविधान के अनुच्छेद 112 में है। तो आपसे कोई पूछे कि बजट संविधान के कौन से अनुच्छेद में, तो आप क्या बोल दोगे? सर संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 112 में है। तो बजट नाम जो है, बजट आप सबको पता होगा, आप सबको बोलते हुए कि भैया इस महीने का बजट मेरा हिल गया, इस महीने का अगर बात करें तो मेरे पास सेविंग नहीं है, एक्स वाई जेड वगैरह। बजट हर हर घर पे हर चीजें होता है, बजट सबको पता होगा बजट क्या होता है। तो बजट को आपसे पूछा जाए कि बजट को हमारे संविधान में क्या बोला गया है, तो आप क्या बोलोगे? सर क्या बोला गया? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है। कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 112 में है, याद रखना जरा, आर्टिकल 112 में। अब बजट आपने देखा होगा, आपका पूरे देश का बजट आता है। दूसरा दूसरा आप लोगों ने सुना होगा कि मेरे राज्य का बजट भी आ रहा है। मेरे राज्य का, जैसे कि अभी हरियाणा का आया था, कर्नाटका का बजट आया था। तो कर्नाटक का बजट, मतलब कहने का मतलब जो स्टेट बजट जो होगा, राज्य सरकारों का बजट जो वो कौन से अनुच्छेद में? 202 में है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना रहा। तो केंद्र सरकार का बजट कौन से अनुच्छेद में है? 112 में है। बजट नहीं लिखा हुआ, बजट नाम का कोई वर्ड पूरे संविधान में ही नहीं है। तो संविधान में क्या बोल रखा? बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रखा है। ठीक है ना? अब बात करते हैं सर भारत का पहला बजट किसने प्रेजेंट किया? तो भारत का पहला बजट आया था सर, जेम्स विल्सन ने प्रेजेंट किया 1860 में। तो अगर आपसे कोई पूछे सर भारत का पहला बजट किसने किया? ठीक है। सत्यम भाई, आप लोगों को ये लगता होगा कि मैं किसी के लिए बहुत प्यार से बात करता हूँ, किसी से गुस्से बात करता हूँ। भाई मैंने आप लोगों को अभी बताया कि यार कमेंटबाजी मत करो, लेकिन जी उसके बाद भी गर्वित को जो मैंने आंसर दिया है वो मैंने बिल्कुल आराम से आंसर दिया। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वो आंसर जो है मेरा खीज में या गुस्से में ही था कि भाई अगर तुम लोगों को नहीं पता है, तुम लोगों को नहीं जानना है, नहीं करना है, तो अब मैं नहीं समझा सकता ना भाई साहब। अब मैं नहीं समझा सकता तुम लोगों को। तुम लोगों को क्लास डिस्टर्ब करनी है तुम करो, तुम लोगों को नहीं पढ़ना है तुम मत पढ़ो, तुम लोगों को चैटबाजी करनी है तुम करो। क्यों? क्योंकि ऐसे इंसानों को थोड़ी नहीं समझाया जाता है। भाई मैंने तो यही कहा ना कि बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, जब तुम किसी टीचर की रिस्पेक्ट करना ही नहीं जानते हो तो ऐसे स्टूडेंट को समझा के मैं क्या फायदा है? और हर दिन मैं क्लास में बोलता हूँ, हर दिन क्लास में बोलता हूँ मैं कि भाई स्टार्टिंग में आके पूछता हूँ कि किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी कोई चीज है, नहीं है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लास्ट के 5 मिनट में कर लेंगे। लेकिन तुम आज तक माने, तुमने मेरी कदर की आज तक? बताओ जरा कि जी एक क्लास बता दो कि ये सर आपने जैसे कहा था हमने वैसा कर लिया, एक क्लास बता दो मुझे। चाहे वो गर्वित हो, चाहे सत्यम तू तू हो, भाई कोई और भी हो, बताओ जरा एक बार। कोई भी एक पर्सन बता दो कि किसने ये कहा कि सर ठीक है सर आप पढ़ाओ आराम से, इससे रिलेटेड हमारे डाउट्स हैं। नहीं, तुमसे मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा था कि इंजीनियर्स डे कब है। तुम्हारी क्लास में, पूरी क्लास में किसी ने बताया? नहीं बताया। डूब के मर जाओ तुम लोग। ये चीज बताती है कि तुम लोगों का रिवीजन नहीं हो रखा। ये चीज बताती है तुम लोग बस अपने ही सपनों में तुम ना राजा महाराजा बन के घूम रहे हो। अकल आएगी थोड़े से दिनों में बेटा। मेडिकल असिस्टेंट है ये, परमानेंट नौकरी है, हर दिन बताता हूँ परमानेंट नौकरी है। तुम्हें काट खाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम्हारी
कट ऑफ कितनी गई है, तुम्हारी सीट कब तुम्हारे हाथों से छिन गई है। और सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा मैंने तो एक ही क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से पूरी क्लास में आज में, कि बेटा बताओ जरा इंजीनियर्स डे हम कब बनाते हैं। पूछा था ना? तुम्हारी क्लास में किसी ने बताया? ठीक है। हाँ, परवीन कुमार बोला फरवरी में बनाते हैं। हम्म, परवीन भाई, जो तू सस्ती नशे कर रहा है ना, और जो तू अपने माँ बाप के पैसे उड़ा रहा है, खराब कर रहा है, थोड़ी सी शर्म कर ले बेटा। ठीक है ना? तो तुम्हारे तुम्हारे ऑप्शन में ये नहीं आएंगे, तुम्हारे ऑप्शन में नहीं आएंगे कि फरवरी में बनाया जाता है, अगस्त में बनाया जाता है, सितंबर में। वो पूछेगा 1 फरवरी को बनाया जाता है, 2 को बनाया जाता है, 3 को बनाया जाता है, 4 को बनाया जाता है। ठीक है? ठीक है। और परवीन, अब तो तुम बता दो क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है, मैंने अभी बताया था। और परवीन भाई, अगर तू क्लास में आ रहा होता ना, दोपहर में अगर 3 बजे क्लास थी तो 3 बजे क्लास स्टार्टिंग से लेता, डिसिप्लिन से आता, तो बेटा फरवरी ना लिखता होता तू। क्योंकि बाकी बच्चे क्लास में तब से बैठे हुए हैं पिछले 50 मिनट से, तो 15 सितंबर लिख रहे हैं क्योंकि उनको पता है 15 सितंबर को आता है। तू अपना मुंह उठा के फरवरी लिख दे रहा है, क्यों उठ रहा है? क्यों लिखा तूने फरवरी? क्योंकि तूने क्लास तब भी 10 मिनट पहले ज्वाइन की है। क्यों ज्वाइन की है? क्योंकि क्लास 10 मिनट पहले ज्वाइन करो, चाहे 20 मिनट के बाद में ज्वाइन करो, चाहे 30 मिनट के बाद में ज्वाइन करो, हमें क्या करना है जी? पेपर थोड़ी ना निकालना है। 3 बजे क्लास थी, मैं हम आ जाएंगे सर सहनसाओ की तरह 3:50 के ऊपर क्लास लेने के लिए। चिंता मत करो, एक बार 17 से 21 वाली उम्र निकलने दो, तुम लोगों को गधे की तरह मैं नहीं दिखा दूं, सिर मारते हुए, भटकते हुए, परेशान होते हुए। चलिए, तो भारत का सबसे पहले अगर आपसे पूछे सबसे पहले बजट किसने प्रेजेंट किया, तो किसने प्रेजेंट किया सर? जेम्स विल्सन साहब ने प्रेजेंट किया। आप बोलोगे सर इंडिपेंडेंट इंडिया का, स्वतंत्र भारत का किसने प्रेजेंट किया? तो याद है ना, स्वतंत्र भारत का प्रेजेंट किया था आर के षणमुखम शेट्टी साहब ने। तो आपसे कोई पूछे सर स्वतंत्र भारत का बजट किसने प्रेजेंट किया? बेटा आर के षणमुखम शेट्टी साहब ने प्रेजेंट किया था, याद रखना रहा। तीसरा, आपसे कोई पूछे भारत में सबसे ज्यादा बजट किसने प्रेजेंट किया, तो आप बोले सर मोरारजी देसाई ने। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम बजट किसने प्रेजेंट किया जी? मोरारजी देसाई ने प्रेजेंट किए, याद रखना। उन्होंने कितने किए? 10 बजट प्रेजेंट किए हैं। और आप बोलोगे सर उसके बाद में 5 सितंबर। तो तीन चीजें में पता लगी। भारत का सबसे पहला बजट किसने प्रेजेंट किया? सर जेम्स विल्सन साहब ने 1860 में किया। दूसरा, भारत का स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रेजेंट किया? आर के षणमुखम शेट्टी साहब ने किया। तीसरा तीसरा सबसे ज्यादा बजट किसने प्रेजेंट किया जी? मोरारजी देसाई ने प्रेजेंट किया। मोरारजी देसाई ने किया सबसे ज्यादा बजट प्रेजेंट, मोरारजी देसाई ने। ठीक है? ठीक है, चलो। साल था 1999। 1999 से पहले आपको पता है हमारा बजट जो है वो शाम में 5 बजे आता था। हमारा बजट शाम में 5 बजे आता था। लेकिन आपको पता होगा आज की डेट में हमारा बजट आता है तो कब आता है? तो 11 बजे आता है। तो आपको पता होगा कि हमारा बजट का टाइमिंग कितना है? तो हमारा बजट कब प्रेजेंट होता है? जिस भी तारीख को प्रेजेंट होगा 11 बजे प्रेजेंट होगा। उससे पहले क्या होता था? शाम में 5 बजे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर शाम में 5 बजे 5 बजते थे, तो ब्रिटेन में 11 बजते थे। ब्रिटेन में 11 बजते थे, तो ब्रिटेन वाले हम कर रहे थे कि ब्रिटेन में 11 बजे बजट प्रेजेंट होगा, उसके बाद में हम शाम में 5 बजे बजट प्रेजेंट करेंगे। ठीक है? ये होता था। अच्छा, भारत में अब जो है पहले बजट जो है बेटा फरवरी के आखिरी महीने में, सॉरी आखिरी दिनों में प्रेजेंट होता था। पहले बजट आता था, आपको याद हो तो 28 फरवरी या 29 फरवरी को आता था बजट, अगर कभी आपने किसी ने ध्यान दिया हो। लेकिन अब बजट आता है 1 फरवरी को। तो याद रखना 2017 से महीने के अंतिम कार्य दिवस का चेंज करते हुए हमने क्या कर दिया? 1 फरवरी को। हमने क्या किया? 1 फरवरी को केंद्रीय बजट प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो आपसे कोई पूछे कि सर अब बजट कब आता है, तो आप क्या बोलोगे? सर 1 फरवरी को। अब बजट आता है तो आप क्या बोलोगे? सर 1 फरवरी को, अगर बात करें 1 फरवरी को। ठीक है? ठीक है। अरुण कुमार भाई साहब, थोड़ा सा सब्र रखा करो जीवन के अंदर। ठीक है? लो, ये रही महिला निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन इंदिरा गांधी के बाद में बजट पेश करने वाली दूसरी महिला होगी। इसका मतलब सबसे पहले बजट किसने प्रेजेंट किया? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी पहली महिला थी जिसने बजट प्रेजेंट किया। और दूसरी महिला कौन सी हो जाएंगी? सीतारमन। सीतारमन। अरुण भाई, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। ठीक है? इसके बाद बात करें रेलवे बजट। रेलवे बजट को आखिरी बार 2017 में प्रेजेंट किया गया। तो रेलवे बजट कब आम बजट में बनाया गया? पहले आपको पता है दो बजट आते थे, एक आता था रेल बजट, एक आता था आम बजट। एक आता था रेल बजट, एक आता था आम बजट। तो रेल बजट जो है 2017 में आम बजट में मिला दिया गया। तो अब आपका एक ही बजट आता है। अब आपका एक ही बजट आता है। ठीक है जी?
ठीक है, तो आखिरी रेल बजट कब प्रेजेंट किया गया था? 15 फरवरी 2016 में किया गया था। ठीक है, किसके कहने पर हमने रेल बजट को मिला दिया? तो विवेक देबरॉय के कहने के ऊपर, विवेक देबरॉय कमेटी के कहने के ऊपर हमने 2016 में रेलवे बजट को और आम बजट को मिला दिया। ठीक है जी, चलो, तो ये था आपका सारा का सारा। ठीक है, एक लास्ट हम डिस्कस कर लेंगे फाइनेंशियल कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या होगा कि जितना टैक्स का पैसा सरकार ने लिया है, सरकार दो सरकारें हैं, कौन सी सरकार? एक केंद्र सरकार, सेंटर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट। तो जितना पैसा टैक्स के रूप में इन दोनों ने कलेक्ट किया है, इन दोनों ने जो टोटल पैसा कलेक्ट किया है, वो कितना परसेंटेज में सरकार के पास रहेगा, केंद्र सरकार के पास रहेगा कितना परसेंटेज में, और कितना परसेंटेज में स्टेट में रहेगा? सर मैं समझा नहीं, चलो मैं समझाता हूं आसान भाषा में। मैंने, हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मतलब जैसे मान लेते हैं हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट बैठी है सेंटर में वो, और जो मेरी स्टेट में सरकार बैठी है हरियाणा सरकार में, उसने, दोनों ने मिलकर 100 रुपए कमाए थे। तो 100 रुपए कमाए थे, इस 100 रुपए में से 60 रुपए अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करेगा और 40 यूज करेगा स्टेट गवर्नमेंट। ये कौन डिसाइड करेगा? परसेंटेज कौन डिसाइड करेगा? तो परसेंटेज कौन डिसाइड करेगा? फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा। तो सर फाइनेंशियल कमीशन क्या डिसाइड करेगा? देखो जरा, इसकी स्थापना 1951 में केंद्र और राज्य के बीच में राजकोषीय संबंधों की रूपरेखा को परिभाषित की गई थी। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में टैक्स का क्या रेशियो होगा, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में टैक्स का क्या रेशियो डिसाइड होगा, डिवाइड होगा, ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? ये बताएगा फाइनेंशियल कमीशन। याद रखना रहा, फाइनेंशियल कमीशन। फाइनेंस कमीशन हमारे किस अनुच्छेद में आता है? तो याद है आर्टिकल 280 में आता है। तो आर्टिकल 280 में क्या क्या है? हमारा फाइनेंशियल कमीशन है। और फाइनेंस कमीशन क्या डिसाइड करेगा कि सर जितना भी पूरा एक साल में टैक्स हमारा कलेक्ट किया है हमारी सरकारों ने, उस सरकारों ने उसमें से कितना परसेंटेज के अंदर यूज करेगा, कितना स्टेट गवर्नमेंट यूज करेंगी, उनको ही क्या बोल देंगे? उसी पावर को क्या बोलते हैं? फाइनेंस कमीशन बोल देते हैं। तो वित्तीय आयोग हर 5 साल में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में करों की आय की वितरण के लिए बनाया जाता है। याद रखना जरा, ठीक है ना। वित्त आयोग का गठन 5 साल में एक बार होता है। याद रखना जरा। अब की बार जो हमारा जो चल रहा है बेटा, याद ना, 16वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा चल रहा है हमारा कौन सा फाइनेंशियल कमीशन चल रहा है बेटा? 16वां फाइनेंशियल कमीशन चल रहा है। 16वें फाइनेंशियल कमीशन के हेड कौन है? अरविंद पनगड़िया ही। याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा कौन सा फाइनेंशियल कमीशन चल रहा है? 16वां। सर पहला फाइनेंशियल कमीशन याद रखना, पहला फाइनेंशियल कमीशन कब आया था? 1951 में आया था फाइनेंशियल कमीशन, जिसके अध्यक्ष क्या थे? केसी नियोगी थे। केसी नियोगी थे। तो याद रखना, आपसे कोई पूछे कि भारत के अंदर पहला फाइनेंशियल कमीशन कब आया, तो पहला फाइनेंस कमीशन कब आया? तो सर 1951 में आया था। कौन हो जाएंगे सर? केसी नियोगी हो जाएंगे। अब की बार कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 16वां वित्त आयोग चल रहा है सर। कौन हो जाएंगे? अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। और ये फाइनेंस कमीशन किस अनुच्छेद में है सर? आपका आर्टिकल 280 में है, अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, तो मेरी साइड से बेटा आप सब लोगों का इकोनॉमिक्स खत्म हुआ। अब पूछिए किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो बताओ जरा। हाँ बिट्टू यादव, 1951 में केसी नियोगी, भारत के पहले वित्त आयोग अध्यक्ष। रिटर्न एग्जाम के 30 से 45 दिनों के बाद तो आप लोगों का फेज 1 का रिजल्ट आता है, और उसके बाद में 40-45 दिन और देते हैं, मतलब 3 महीने के बाद लगा लो। ठीक है ना। पर रोहित क्यों पूछ रहा है भाई तू ये चीज मुझसे? अगर आप इस बहम में हो कि जी मैं पहले फेज 1 निकाल लेता हूं, उसके बाद में मैं रनिंग स्टार्ट कर दूंगा, उसके बाद मैं अपनी फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दूंगा, तो ये सबसे मूर्खता होती है, सबसे ज्यादा मूर्खता होती है। ठीक है ना। सत्यम जा, भाई उसका मतलब ही नहीं बनता ना। सत्यम जा, तुमने तूने खुद देखा, तूने कितनी बार मेरे को इस चीज के लिए सॉरी बोला गया है, तुमने कितनी बार मुझे इस चीज के लिए सॉरी बोला है, लेकिन आपने अपने आप में इंप्रूवमेंट किया नहीं किया। अब क्या कर सकते हैं ऐसे ऐसे लोगों का। बेटे याद है सर, हमारे यहाँ तो तीनों तरह के टैक्स लगते हैं। बेटू हमारे यहाँ जहाँ लगते हैं ना, आप जो बोले हमारे यहाँ, ठीक है भाई साहब, तो बेटू यादव पूरे देश में सबके एक समान टैक्स लगता है, तुम कहीं अलग से नहीं आते बेटा। ठीक है, तो तुम्हारे यहाँ कौन से टैक्स लगते हैं?
आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हमारे यहाँ पर सिर्फ एक टेक्स्ट लगता है अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। हमारे यहाँ पर सिर्फ एक टेक्स्ट लगता है अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। मैंने आप लोगों को बताया था टाइप ऑफ टैक्स में कि भारतीय आयकर, भारतीय इनकम टैक्स जो लगता है वो बेसिकली अगर बात करें तो प्रोग्रेसिव लगता है। और हमारे यहाँ क्या पूरी दुनिया में दोनों दोनों कर लगते हैं, दो ही कर होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। हर जगह यही दो टैक्स लगते हैं बेटा। परवीन भाई तू अभी भी बोल रहा है 17 सितंबर, अभी भी गलत है बेटा तेरा। 15 सितंबर को करते हैं, ठीक है ना। परवीन कितना भाई, मेरे से झूठ बोल के कहाँ जाओगे। तेरे दिल को पता है ना, तेरे को दिल को पता है, तेरे खुद के अंदर वाले को पता है कि तू भाई साहब कितना पढ़ा हुआ है, कितना तूने तैयारी की है। तुम्हें खुद पता है, आज की डेट में मैं गारंटी लेता हूं तुम्हें हर किसी को पता कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारे एफर्ट्स मैटर करते हैं, तुम्हारी मेहनत मैटर करती है, तुम्हारा रिवीजन मैटर करता है। चलिए, ठीक है। होपफुली आप सब लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आप सब लोगों से मैं मिलता हूं कल। हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी, हम जिसमें डिस्कस करेंगे पॉलिटी, ठीक है। कल से अपन क्लास जो है, कल से, सॉरी, कल एक पॉलिटी वाली क्लास हो जाएगी, उसके बाद में दो क्लास बच जाएंगी, तो बाकी दो क्लास हम दिन में कर लिया करेंगे। शाम में हम क्लास नहीं करा करेंगे बेटा, ठीक है ना। इज इट ओके? कल हम 8 बजे क्लास कर लेंगे पॉलिटी वाली। इसके बाद में जो दो क्लास होगी वो 10 बजे कर लिया करेंगे, सुबह में 10 बजे, 11 बजे, या जैसे भी होगा उसके हिसाब से कर लिया करेंगे, ठीक है। बाकी दो क्लास जो बचती हैं, एक आपकी क्लास बच जाएगी बेटा इसकी सुपरलेटिव डिग्री की, भारत में कौन सबसे छोटा बड़ा है, विश्व में कौन सबसे छोटा बड़ा है। और दूसरा क्लास हो जाएगी आपकी मिसलिनियस की, ठीक है ना। तो ये हम डिस्कस कर लेंगे, तो आपकी दो क्लास, तीन क्लास बच जाएंगे बेटा। पॉलिटी के रिगार्डिंग में आप सब लोगों को नहीं पता है, पॉलिटी के रिगार्डिंग में आप सब लोगों को मैं बता देता हूं बेटा। आप लोगों को नहीं पता है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है आज का और कल का, ठीक है ना। आप लोग जो है यूट्यूब पे जाकर पॉलिटी के रिगार्डिंग में मैंने आप सब लोगों को पढ़ाया भी हुआ है, बताया भी हुआ है। अगर आप चीज़ों को देखोगे, ध्यान से सुनोगे, समझोगे, पॉलिटी के ऊपर जो है हम ऑलरेडी लाइव क्लास में, आप जाना या प्लेलिस्ट में जाना, तेजस की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। तेजस की आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। तेजस की प्लेलिस्ट इन लोगों ने बनाई नहीं है क्या? बनाई होगी यार, ऐसा तो नहीं है। तेजस की इन्होंने प्लेलिस्ट ही नहीं बनाई हुई है। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं फिर? और ना तुम लोग बता रहे हो हमें कि सर तेजस की जो है ना वो प्लेलिस्ट नहीं बनाई हुई है। सही है, इन लोगों ने तेजस की प्लेलिस्ट बनाई ही नहीं है। आप देखो, पढ़ने वाला इंसान पढ़ सकता है, यहाँ पर पूरा का पूरा, पूरा का पूरा कोर्स है 21 वीडियो का, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा कोर्स अगर कोई पढ़ना चाहे तो यहाँ पर आराम से 21 हैं सारे के सारे, ठीक है। तेजस की प्लेलिस्ट इन्होंने नहीं बनाई, चलो कोई बात नहीं है। मैं बोलता हूँ कि इन्होंने क्यों नहीं बनाई, कोर्स में बनाई होगी शायद, कोर्स में बनाए रखी होगी। चलो इन्होंने नहीं बनाई तो मैं देखता हूँ क्यों नहीं बनाई है। लाइव में आप जाना, लाइव में जाना, और यहाँ पर जो है हमारी, ठीक है ना, एक क्लास है जहाँ पर हमने सबसे पहले हमारी क्लास थी, जो लगभग लगभग अगर बात करें तो 10 से 11 हज़ार लोगों ने देखी है। 11 हज़ार लोगों ने देखी पॉलिटी की। आप इस क्लास को पढ़िएगा पहले, इस क्लास को आपको पढ़िएगा, इससे आगे वाली चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। हाँ बैच वो ऐप पे भी मिल जाता है वैसे तो, ठीक है ना, ठीक है। तो भाई साहब हमने इसको डिस्कस किया और सारा का सारा, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें कि भाई साहब कैसे हमारा संविधान बना, क्या कैसे कैसे चीज़ें बनी, भारत का पहला वायसराय वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में, मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा रखी ये चीज़ें, शेड्यूल मैंने पढ़ा रखे हैं, आप लोगों को मौलिक अधिकार बता रखे हैं। मैं आप सब लोगों से डिस्कस करूंगा, वो डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। मैं आप लोगों से यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वैसे मैंने पढ़ा रखे हैं, पूरे के पूरे, पूरे के पूरे पढ़ा रखे हैं, हम पढ़े हुए हैं। हमने फंडामेंटल राइट्स वगैरह यहाँ तक हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो एक से आगे की, इससे आगे का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज हम करने वाले हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो 11 हज़ार के आसपास बच्चों ने, 65 से ऊपर कमेंट्स हैं, आप सबको पता ही होगा, बाकी आप सब लोग देख लीजिएगा, ठीक है बेटा।
तो चलिए, आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी आपसे कल, ठीक है, जिसमें हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे।